ओके, सो हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो हम देखेंगे इन्फोसिस में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को ले रखा है और उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और आपका कोई अगर कोई भी सजेशन हुआ या फिर कोई डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी जो हम देखते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है क्या होता है। तो टॉपिक हमारे इसमें होता है डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जो आपका होता है डिडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में 15 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं। तो हमारा जो है अब आपको जो है चीज़ समझना पड़ेगा डेटा सफिशिएंसी में हमारे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी में आपको क्या होता है कि कुछ आपके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की रहती है और एक कोई वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। उसके लिए आपको कुछ एक या जैसे 2 या 3 स्टेटमेंट आपको गिवन होगा। मेनली आपको 2 स्टेटमेंट देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि इसमें से किसके बेस पर आप जो है जो भी चीज़ फाइंड करनी हो फाइंड कर सकते हो। अब जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी का एग्जांपल है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम समझते हैं कि डेटा सफिशिएंसी क्या होती है। तो यहाँ पर जो है जो डायरेक्शन आपको गिवन है कि कंसिडर द बिलो क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या है कि अ सम इन्वेस्टेड एट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड R। तो हमें R की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो सम है, जो भी सम है, इन्होंने एक्चुअल में नहीं दिया है कि सम कितना है, बट बोला है कि एक कोई सम है, कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको क्या किया गया कि इन्वेस्ट किया गया R% पर एनम, जो ये सिंपल इंटरेस्ट है इससे। तो R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब R की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको जो कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें से पहली इन्फॉर्मेशन है द सम ट्रिपल्ड इटसेल्फ इन 16 ईयर्स और सेकेंड इन्फॉर्मेशन है द सम यील्डेड एन इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज़ इन द फर्स्ट 6 ईयर्स। तो हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम पहले चेक करेंगे क्या जो है हमारी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है उसका आंसर देने के लिए। अगर ये सफिशिएंट है तो हमें ये चीज़ कंसिडर करेंगे, हाँ इससे हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद से फिर हम जाएंगे अपने सेकंड स्टेटमेंट पर, उसको भी चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ये सफिशिएंट है नहीं है। फिर जो है हमारे पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, A, B और C, D करके 4 ऑप्शन मिलते हैं। उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपका क्या है कि फर्स्ट है कि क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमने पूछा उसका आंसर दोनों यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनसे हम नहीं दे सकते। एक तो हमारा एक ऑप्शन हो गया कि अगर हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम इसको टिक करेंगे। अगर जो है दोनों से आपका आंसर मिल जाए, यानी कि इंडिविजुअल दोनों से, ठीक है, इससे भी आपका आंसर मिल जा रहा है, इससे भी मिल जा रहा है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तब आप जो है ये वाला आंसर टिक करोगे कि आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, यानी किसी भी स्टेटमेंट से आप जो आंसर कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा हमारा आंसर होता है कि जब हम दोनों को कंबाइन करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को जब कंबाइन करते हो तब जा करके आपका जो पूछा है उसका आंसर मिलता है, तब आप जो है स्टेटमेंट थर्ड वाले को मार्क करोगे। और फोर्थ है कि आपका जो है किसी एक से या तो इससे आंसर मिले या फिर इससे आंसर मिले। ठीक है, एनी वन स्टेटमेंट से आपका जो आंसर मिलता है तब आप डी वाला टिक करोगे। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं फर्स्ट वाला को। अ सम इन्वेस्टेड एट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका सम है वो तो R% सिंपल इंटरेस्ट पर वो इन्वेस्ट किया गया है। और हमारा फर्स्ट जो है इसमें गिवन है कि द सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। तो मैंने क्या माना कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो क्या था, P था, और जो है 16 ईयर्स में ट्रिपल्ड हो गया, तो ये जो है 3P हो गया। यानी कि आप बोल सकते हो कि 2P मेरा क्या है, 3P माइनस P, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कितना जो है 16 सालों में उसको इंटरेस्ट मिला। और आपको ये चीज़ पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में R इंटू टाइम अपॉन में 100। इसमें आप पुट करोगे सारी वैल्यूज़ को और आप चेक करोगे क्या मुझे R की वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2P और हमारा ये हो गया P और इंटू में R इंटू T का है हमारा 16, ये हमारा 16 हो गया अपॉन में 100। और यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये 4 और ये हो जाएगा हमारा 25, तो 25 अपॉन में 2%। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले से तो हमें जो है
आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड वाला। अगेन जो है हमारा इसमें क्या है, द सम यील्डेड एन इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें अगेन मिल गया 750 रुपीज़। अब जो है कुछ लोग होंगे जो इसको सॉल्व नहीं करेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे भाई यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ऊपर भी हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला था तो हमारा सॉल्व हो गया था। तो क्या बोलेंगे, दोनों से हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आप जब सॉल्व करोगे देखो क्या होगा, पी लिखोगे, आर लिखोगे, यहाँ पर 6 लिखोगे, अपन में 100 लिखोगे। अब आप क्या देख रहे हो यार, यहाँ पर तो हमारा क्या था कि पी के टर्म्स में दोनों थे तो पी कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा पी कैंसिल नहीं हो रहा जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ पर दो अननोन है पी और आर, तो हमारी आर की वैल्यू क्या मिलेगी, आर की वैल्यू नहीं मिल सकती क्योंकि वो पी के टर्म्स में आएगी, ठीक है, और पी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से आर की वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू को तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें पी की वैल्यू पता रहेगी। तो इसलिए हमारा क्या होगा, आंसर जो होगा डी वाला वही हमारा सही होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी वन स्टेटमेंट बट नॉट बोथ, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्या जो हमारा डेटा सफिशिएंसी किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा हमारा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपके क्या होता है कि जैसे आपको ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ के बेसिस पर काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर आपका डिडक्टिव रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखा देंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कौन सा है और डिडक्टिव रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द बिलो क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पर अगेन जो है हमारा सेम जो है पिछले तरह का ही है, इसमें भी हमें दो स्टेटमेंट गिवन है और यहाँ पर है आपका y2 नहीं है, एक्चुअल में क्या है, ये है आपका y², ठीक है। तो ये हमारा है y²। तो यहाँ पर है फर्स्ट y² माइनस 25 इक्वल 0। यहाँ से आपकी y की क्या वैल्यू आएगी, आपको पता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये हो जाएगा y² इक्वल 25 और इसके बाद से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ y और ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो ऐसा मैंने कैसे किया, देखिए जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं एक्चुअल में मॉड ऑफ जो नंबर होता है वो लिखते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ 5 होगा। लेकिन जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। नेगेटिव नंबर का मॉड लेंगे तो हमारा क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मॉड ऑफ 5, ठीक है। लेकिन जब हमें कोई वेरिएबल गिवन होता है तब हम उसको क्या लिखते हैं, प्लस माइनस करके लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर प्लस x होगी, ठीक है, तब भी उसका मॉड x होगा और माइनस x होगी तब भी उसका वैल्यू x होगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x लिखते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ y और ये हो जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक से अपना मैथ होता है जो 11th 12th में हम देखते हैं और आई होप कि आपको ये चीज़ें पता होंगी पहले से। और यहाँ से आपका y की वैल्यू प्लस माइनस 5 मिलती है, ठीक है। कुछ लोग जो है डायरेक्ट भी यहाँ से कर लेते होंगे कि y की वैल्यू प्लस माइनस 5 लिख लेते होंगे, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल में कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है जो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हो। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली, +5 और सेकंड इज -5, दो वैल्यूज मिल गई। तो आप अभी देख रहे हो कि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है दूसरे वाले स्टेटमेंट पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू है <6। तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू, y जो है बिलोंग करेगा -∞ से यहाँ पर 6 तक, ठीक है। ये आपका क्या है, ये जो है 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा y के लिए दूसरे स्टेटमेंट से। आप जो है यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी कोई कॉन्क्रीट मतलब कि एकदम एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मिल रही है और सेकंड से भी हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। सेकंड में भी हमें क्या मिल रहा है, पूरा रेंज मिल रहा है। और दोनों को हम अगर कंबाइन भी करते हैं तब भी हमें कोई जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा जो है आंसर नहीं हो, कोई दोनों स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि द क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें जो यहाँ पर +5 और -5 तो मिल रहा है, लेकिन आपको जो आंसर इस तरह नहीं देना है कि हमारे पास जो ये कई
वेरिएबल के 4 आंसर हो। आपको आंसर ये देना है कि भाई ये जो वेरिएबल है इसका सिर्फ एक ही आंसर हमें मिले। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है कि ईच क्वेश्चन कंटेन्स 6 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3। चूज द सेट इन विच थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स। ये जो अभी हमारा क्वेश्चन है ये जो है डिडक्टिव रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हमें जो है 6 स्टेटमेंट यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। और फिर जो हमारे ऑप्शन है इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि फर्स्ट 2 को हम कंसिडर करेंगे एज ट्रू। ठीक है, जो हमारे ए और डी है, सपोज लास्ट वाले की बात करें तो ए और डी स्टेटमेंट उसको हम ट्रू कंसिडर करते हुए ये देखेंगे कि हमारा जो ई स्टेटमेंट है वो जो है ए और डी से डिराइव हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, डिराइव होने का मतलब ये है कि ए और डी अगर ट्रू है तो ई ट्रू होगा या नहीं होगा, कुछ इस तरह का समझो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें करने के लिए सीधे ऑप्शन से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा कि और थोड़ा सा जल्दी आपको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें आपको चारों ऑप्शन को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम फर्स्ट वाले पर आएंगे तो ए, बी और एफ हमारा है, यानी कि ये वाला और ये वाला, इनको हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या बोलता है कि ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स। ठीक है, तो हमें इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा कि ये हमारा फ्रूट हो गया, इसको मैं लिखा फ्रूट, ये सभी फ्रूट है, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर। तो ये हमारे हो गए फ्लावर। तो अब हमारा जो है फ्रूट, फ्लावर के अंदर क्या आ रहा है, फ्रूट आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी जितने भी फ्रूट है वो क्या है, फ्लावर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड हमारा है बी वाला, ऑल फ्रूट्स आर नॉट ईडिबल। तो ऑल फ्रूट्स आर नॉट ईडिबल, तो अब जो ईडिबल वाला है वो यहाँ भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है। ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, बट इतना क्लियर है कि इन दोनों में जो ईडिबल होगा उनमें दोनों में कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं है। फिर अगेन जो एफ वाला हमारा है, ऑल फ्लावर्स आर ईडिबल। तो अगेन क्या बोल रहा है, ऑल फ्लावर्स आर ईडिबल। तो अब जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, डिराइव, यानी कि ट्रू होना चाहिए। अगर हमारे फर्स्ट ए और बी ट्रू हैं तो ये वाला हमारा ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप ऑल फ्लावर्स आर ईडिबल बनाओगे तो आपका क्या होगा, ईडिबल वाला यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ईडिबल वाला बाहर आएगा। ईडिबल वाला जब बाहर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर ईडिबल। बट आपका जो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ऑल फ्रूट्स आर नॉट ईडिबल। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से हम बना रहे हैं। तो जब मैं बोला कि लास्ट वाला अगर ट्रू तभी होगा, ठीक है, हमें क्या है, ए ट्रू है, बी ट्रू है, तो दोनों हमारे इंडिकेट करेंगे कि हमारा एफ वाला ट्रू होगा। लेकिन एफ वाला तो ट्रू होगा ही नहीं। एफ वाला अगर ट्रू हमने मान लिया तो हमारा सेकेंड वाला जो है वो एकदम गलत आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सेकेंड वाला बी, डी और ई को, बी को, डी को और ई को। बी वाला क्या, ऑल फ्रूट्स और नॉट ईडिबल। ऑल फ्रूट्स, ये ऑल फ्रूट्स हो गए और नॉट ईडिबल अलग अलग हो गए। ये हमारे हो गए फ्रूट्स, ये हो गए हमारे ईडिबल। अगेन हमारा डी वाला है, ऑल फ्लावर्स आर पॉइजनस। तो फ्लावर के बारे में हमें यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है कि कहाँ पर है, तो फ्लावर को भी हमें अलग बनाना पड़ेगा। और क्या है कि ऑल फ्लावर्स आर पॉइजनस, तो हमारा इसके बीच में जो है फ्लावर आ गया, ये फ्लावर, और ये जो है पॉइजनस हो गया, ऑल फ्लावर्स आर पॉइजनस। ई वाला है, सम पॉइजनस आर फ्रूट। देखो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि फ्रूट और जो है पॉइजनस का क्या रिलेशन है, तो हमें यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल क्या बोला कि सम पॉइजनस आर फ्रूट, तो सम पॉइजनस आर फ्रूट हम ये चीज़ बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट वाले पर चलना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला हमारा क्या, ए, सी और एफ है, ए, सी और एफ। ये वाला क्या, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ऑल फ्रूट्स, ये हो गया हमारे फ्रूट्स, और ये हो गया हमारे फ्लावर्स। ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स हो गए। सी वाला है, ऑल फ्लावर्स आर नॉट फ्रूट्स, ऑल फ्लावर्स आर
ओके, ऑल फ्लावर्स आर नॉट फ्रूट, ये भी हमारा इसी में हो गया। ठीक है, ये आपका जो है पूरा का पूरा फ्लावर है और ये इतना सा फ्रूट है, तो क्या बोला कि ऑल फ्लावर्स आर नॉट फ्रूट। ठीक है, तो बाकी आपके जो बचे हुए फ्लावर हैं तो फ्रूट नहीं है। ठीक है, हमारे दोनों ए और सी यहाँ पर हो गया। फिर हमारा एफ वाला क्या बोल रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर ईडिबल, तो हमें ईडिबल के बारे में तो कुछ यहाँ पर पता ही नहीं चला, ए और सी से कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, अब ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना कि आप जो है 6 के 6 स्टेटमेंट एक साथ मत देखने लगना। ठीक है, आपको सिर्फ उतने में ही देखना है जितने के बारे में इसने बोला है, ए सी और एफ के बारे में ही देखना है। तो यहाँ पर ईडिबल के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, हम इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन डी है, ये हम या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा सही है, या फिर आप जो है इसको भी ट्राई करोगे तो इसको जब आप देखोगे ए डी और ई है, हमारे हो गए ए डी और ई हो गया। इसको बनाएंगे ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ये हमारे हो गए फ्रूट, ये हो गया हमारे, ये हो गया हमारे फ्लावर। अगेन हमारा डी वाला क्या, ऑल फ्लावर्स आर पॉइजनस, ये हमारे फ्लावर हो गए और ये सभी क्या है, पॉइजनस हैं। तो पॉइजनस वाला हमारा कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, अब ई वाला है सम पॉइजनस आर फ्रूट्स। ठीक है, तो सम पॉइजनस, पॉइजनस पूरा बाहर है और पॉइजनस के अंदर इतना सा फ्रूट है, तो क्या बोल रहा है हमारा सम पॉइजनस आर फ्रूट, तो हमारा क्या है, सही है। इतने पॉइजनस में से ये थोड़ा सा जो है पॉइजनस क्या है, फ्रूट हमें मिल रहा है, तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप जो है डायरेक्ट एक गेस करके जो है ऑप्शन पर जा सकते हो और उसको ट्राई कर सकते हो। अभी हमने क्या देखा कि चारों ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ा, लेकिन हम जो है कुछ ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हैं कि हमें डायरेक्ट काफ़ी बार क्या होगा कि सही जो ऑप्शन हो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि जैसे आप क्या करो, ये चीज़ देखो कि फ्रूट है देन फ्लावर। ठीक है, अगेन हमारा फ्लावर देन पॉइजनस। अब आप चेक करो कि फ्रूट, फ्लावर और पॉइजनस इन तीनों के बारे में कहाँ पर मतलब कि गिवन है। ठीक है, जैसे ए डी आपने देखा, ए डी ई जैसे देखा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए देखा आपने फ्रूट फ्लावर, डी देखा फ्लावर पॉइजनस, ई देखा पॉइजनस फ्रूट। तो अगेन जो है पॉइजनस और फ्रूट के बारे में गिवन है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऑप्शन ए को मैं बोलूँगा ए बी और एफ के बारे में, ए में क्या है, फ्रूट है फ्लावर है, बी क्या है, फ्रूट और इडिबल है, और आपका एफ क्या है, आपका फ्लावर और इडिबल है। तो फ्रूट फ्लावर और आपका जो है फ्रूट इडिबल और फ्लावर इडिबल, तो इसमें आपका फ्लावर और इडिबल, तो हमें इसको भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है। फिर आपका क्या है, बी डी और ई, बी आपका क्या है, फ्रूट है और आपका इडिबल है, डी आपका है फ्लावर है पॉइजनस है। ठीक है, और ई क्या है, पॉइजनस और आपका फ्रूट है। तो फ्रूट आई थिंक जस्ट ए सेकेंड, आपका क्या था कि बी डी और ई, बी डी और ई है। ठीक है, तो फ्रूट इडिबल फ्लावर फ्रूट और आपका फ्लावर पॉइजनस, तो पॉइजनस के बारे में तो हमें कहीं दिया ही नहीं है बी और डी में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। फिर आपका ए सी और एफ वाला जब आएंगे, ए में क्या है, फ्रूट है फ्लावर है, सी में क्या है, फ्लावर फ्रूट, अगेन हमें फ्लावर फ्रूट यही मिला। ठीक है, और क्या है, एफ वाले में क्या है, एफ वाले में आपको मिलेगा फ्लावर और इडिबल। तो इडिबल हमारा जो है ए और सी में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम जो है सेकंड और थर्ड को तो कभी चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देख करके बाकी हम ए और डी को चेक करते हैं और इसमें हमें डी वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हो, जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी पर, और इसमें जो है हमारा गिवन है कि अगेन डायरेक्शन वही गिवन है, और यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वाई इज ट्वाइस द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्स, यानी कि क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ वाई इज ट्वाइस द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्स। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल एक्स, सर्कल एक्स की क्या एरिया होगी। तो सबसे पहले आप सर्कमफेरेंस इसका 2 पाई आर वाई इक्वल्स 2 पाई और 2 इंटू है पाई आर एक्स, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी आर वाई की क्या वैल्यू मिल रही है, 2 इंटू आर एक्स। ये आपको जो यहाँ पर नोट करके रख लेना है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल एक्स, सर्कल एक्स की एरिया निकालनी है आर एक्स।
तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल वाई इज 100 पाई, तो एरिया ऑफ सर्कल वाई क्या हो जाएगा, पाई आर वाई का स्क्वायर इक्वल्स 100 पाई, और यहाँ से आर वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। ठीक है, तो आपकी वैल्यू मिल गई आर वाई की 10 हो गई। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें आर की वैल्यू +-10 क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपका जो भी रेडियस होता है, रेडियस कोई माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हमें माइनस वाली वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई सवाल भी करते हो तो आपको क्या मिलता है कि भाई हमें जब माइनस मिलता है तो हम क्या करते हैं, रेडियस को डायरेक्ट यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए हमें क्या किया, +10 को लिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी फर्स्ट वाले से हमें आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वाई इज 20 पाई, तो सर्कमफेरेंस अगेन गिवन है, तो 2 पाई आर वाई है 20 पाई, तो आर वाई की वैल्यू हमें अगेन मिल जाएगी, और यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा, आर एक्स मिल जाएगा, यानी कि हमें क्या इंडिविजुअली दोनों से हमें अलग अलग वैल्यूज मिल जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स, किसी भी हम स्टेटमेंट से आंसर कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब इसमें हमारा सवाल है कि अगेन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेन। अब अगला जो है हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है कि आपका जो 4 पेन + 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 24 रुपीज़। हम बोल सकते हैं 4 पेन और प्लस में 5 पेंसिल, इनका कॉस्ट है 24 रुपीज़। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब जो आप देख रहे हो कि इसमें हमारे 2 वेरिएबल है, जो पेन और पेंसिल, उनका कॉस्ट क्या क्या है, तो हमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इससे तो हमें नहीं मिलेगा कोई आंसर। सेकेंड वाले पर अब देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज रिड्यूस्ड बाई 50%, देन 16 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स विल टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, यानी कि जो भी आपका प्राइस P था अब जो रिड्यूस हो गया 50%, यानी कि P/2 हो गया। ठीक है, तो हमें जो है 16 पेन्स का और 10 पेंसिल का क्या कॉस्ट होगा, तो अगेन जो है 16 पेन और इंटू में आपका प्राइस कितना हो गया था P/2, और प्लस में 10 पेंसिल का कॉस्ट ये आपका हो जाएगा 50। तो हमें जो है यहाँ से मिलेगा 8P प्लस में 10P इक्वल्स 50। अब जो है कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास 2 इक्वेशन है और हम दोनों इक्वेशन से इसको सॉल्व करके यहाँ से P की वैल्यू और P की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जो है थोड़ा सा फर्स्ट वाले को या फिर सेकंड वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, और यहाँ पर आप क्या लिखते हो 4P प्लस में 5P इक्वल्स में 25। अब जो है आपका एक अलग ही यहाँ पर सीन बन गया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4P प्लस 5P इक्वल्स 25, यहाँ पर 4P प्लस 5P इक्वल्स 25 है, 24 25। ठीक है, तो आप जो है अगेन अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो यह क्या होगा, अब जो है P से P कैंसिल हो जाएगा, P से P भी कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई यहाँ पर कोई वैसा चीज़ मिलेगा ही नहीं। यानी कि आप जो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो कि हमारे P की क्या वैल्यू होगी और P की क्या वैल्यू होगी। तो अगेन जो है हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा आंसर है वो इन दोनों स्टेटमेंट से हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट नहीं किया तो ऐसे ही बस ऊपर ऊपर देख करके जल्दी जल्दी में करते, तो अब क्या बोलते हैं कि हम जो है 2 इक्वेशन हमारे पास है, 2 अननोन है, हम दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। बट आप जब इसका इक्वेशन को देखोगे अच्छे से तो आपको आइडिया लगेगा कि यार ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसके बेस पर हम जो है इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन आपका जो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और इसमें इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो देयर आर ओके, सो ये डेटा सफिशिएंसी नहीं है, ये आपका जो है डिडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन अगेन है। ठीक है, और इसमें क्या इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो देयर आर 2 और 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपके 2 कंक्लूजन है, क्या है, ये नंबर 1 और नंबर 2 है आपका, ये जो है स्टेटमेंट है, और ए आपका जो है डायरेक्शन है, मतलब कि ऑप्शन है आपका कौन सा सही होगा। आगे क्या बोल रहा है, यू हैव टू टेक द 2 और 3 स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस विथ कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स
डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन है ये वाले में, इफ़ कंक्लूजन 1 फॉलोज, इफ़ कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो आपको टिक करना है। और कंक्लूजन आपका है 1 और 2 है, आपका जो स्टेटमेंट है ये है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको पहले जाना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या हमारा गिवन है। हमें देख रहा है कि स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है, ऑल बॉलर्स आर स्प्रिंटर्स। हमें अगेन जो है उसी तरह का बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाया, ये हो गया बॉलर्स, और ये हो गया ऑल बॉलर्स आर स्प्रिंटर्स। ठीक है, ऑल बॉलर्स आर स्प्रिंटर्स। अगला हमारा है कि ऑल फील्डर्स आर स्प्रिंटर्स, ऑल फील्डर्स आर स्प्रिंटर्स। ठीक है, तो अब जो है इसी में आपका आ जाएगा जो भी आपका होंगे फील्डर होंगे, ऑल फील्डर्स आर स्प्रिंटर, ये भी हो गया। अब ये चीज़ आपका गिवन नहीं है कि इन दोनों में जो फील्डर है, ठीक है, उनमें जो कोई ओवरलैपिंग है कि नहीं है, तो इसलिए हम ओवरलैपिंग अभी नहीं बनाया है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन है। तो कंक्लूजन में ऑल फील्डर्स आर बॉलर्स, ऑल फील्डर्स आर बॉलर्स, नहीं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं करी है। ठीक है, अगर हो सकता है कि कुछ जो है ओवरलैपिंग हो, लेकिन ये भी नहीं इन्होंने बताया है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कुछ बोल सकते। तो हमारा फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकेंड वाला क्या है, सम स्प्रिंटर्स आर नॉट फील्डर्स, सम स्प्रिंटर्स आर नॉट फील्डर्स। तो यस, हमारे ये जो बाकी के स्प्रिंटर हैं क्या है, फील्डर नहीं है, तो हमारा जो है सेकेंड वाला फॉलो करता है। तो अब देखिए कंक्लूजन सेकेंड फॉलो कर रहा है, हमारा कंक्लूजन सेकेंड जो है वो फॉलो कर रहा है। और इफ़ वन डज नॉट फॉलो, तो वन वाला फॉलो नहीं कर रहा। हमारा दोनों ऑप्शन होगा, बी और सी दोनों करेक्ट हमारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब जो है अपना नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब जो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर्स 1977 टू 1981। ठीक है, तो अब जो है आपको ग्राफ देखने आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसमें क्या है कि देखिए एक्स एक्सिस पर आपका क्या दिया है कि एक हाउसिंग का है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 1972 से 1976, यानी कि जो आपका ब्लैक वाला है ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, ये आपका है कि 1972 से 1976 तक क्या एक्सपेंडिचर रहा। और बाकी जो आपका ये ऊपर वाला है जो ब्लैंक है, ये आपका एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 1977 टू 78। और हमें क्या पूछा है कि 77 से 78 का ही एक्सपेंडिचर बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि सबसे इसमें मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम देखना पड़ेगा। तो इस वाले में आपका कितनी वैल्यू मिल रही है, इस वाले में आपको वैल्यू मिली 20 से, यहाँ पर आपका मिडिल वाला है 35 तक है, यानी कि इसकी वैल्यू मिल रही है 15। इस वाले की आप जब चेक करोगे 10 से आपका मिल रहा है 25, अगेन इसका भी 15 है। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट है जो कुछ भी जिस भी टर्म्स में चीज़ है। ठीक है, तो आपका पॉइंट से 0, 10, 20 इस तरह से। अगेन आप इसको जब चेक करोगे यहाँ से आपका है 30 से आपका है 50, यानी कि ये कितना है, टोटल 20 है। आप इसको चेक करोगे तो ये आपका 20 से 50 है, ये कितना है, ये आपका है 30। अगेन ये वाला है आपका 15 से 30 तक है, तो अगेन ये भी 15 है। और ये आपका है 5 to 10, यानी कि 5 है। आपको दिख रहा है कितना कितना एक्सपेंडिचर है, 15 इसमें है, 15 इसमें है, 20 इसमें है, 30 इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो है 20 इसमें है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सैलरी वाले में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। कब, 1977 से 1981 तक। ठीक है, तो ये जो है इतना इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस ग्राफ देखने आएगा तो आप इसको कर लोगे। तो अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो भी हमारा क्या है, डेटा जो है इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन है। अब जो है अगेन इसमें भी देखते हैं सेम, इसमें पूछा है कि द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन एजुकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 1977 टू 78। तो हमें जो यहाँ पर देखना है, एक तो हमारा मशीनरी का पूछा है, और दूसरा एजुकेशन, और जो हमारा ईयर है 1977 से 81 तक का है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, ये वाला हमें अगेन देखना पड़ेगा, इसमें कितना था और इसको हमें देखना पड़ेगा।
लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आपका जो है रेशियो जो वहाँ पर पूछा हो किस ऑर्डर में है। तो सबसे पहले एजुकेशन का है, फिर जो आपका मशीनरी का है। तो एजुकेशन में आपको निकालना पड़ेगा कितना आपका वैल्यू आ रहा है। ये आपका जो स्टार्ट हो रहा है 15 से और ये आपका 30, यानी कि 15 इसमें वैल्यू आ गई। और यहाँ पर जो मशीनरी में आप आओगे तो 30 से आपका है 50 तक, इसमें आपका हो गया 20। ठीक है, तो आपका जो है एजुकेशन में 15 है और इसमें आपका है 20, तो ये आ जाएगा 3 और 4 का रेशियो। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको सिंपल सा ग्राफ देखने आता है तो आप कर लोगे आराम से। अगेन सेम ग्राफ हमारा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या है कि इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग इज 1125 crores ड्यूरिंग 1977 टू 81, यानी कि सेम अगेन जो है हमारा ये जो ब्लैंक वाला है स्पेस इसी के बारे में गिवन है। ठीक है, किसका है, हाउसिंग का गिवन है इन्होंने। तो हाउसिंग का हमारा हो गया, इसके बारे में इन्होंने दिया है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1125 करोड़। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज, तो हमें मशीनरी का जो है टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे देखिएगा ये आपके पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, जो भी आपका है पॉइंट्स गिवन है। तो आपको क्या पता चला कि हमारा 20 से जो 35 यानी कि आपका 15 पॉइंट है वो कितने के इक्वल है। आपका 15 पॉइंट इक्वल हो रहा है 1125 करोड़ के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा 1 पॉइंट कितने के इक्वल है, 1125 अपॉन 15 हमारा हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 75 के इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो 1 पॉइंट की वैल्यू मिल गई, आपको इसका कितना टोटल है, आपने अभी देखा था 20 आया था, 30 से 50 यानी कि 20 है। तो आपको क्या करना है 20 की कितनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू है 75 करोड़, तो 20 पॉइंट की वैल्यू 20 इंटू में 75 करोड़। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1500 करोड़ आपका ये हो जाएगा। ये जो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपके ऑप्शन नहीं गिवन थे, तो आपको जो है सिंपली आपका आंसर लिखा गया होता 1500। जैसे यहाँ पर क्या है, नोट द आंसर शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्मेट दिस, यानी कि आपको करोड़ वगैरह कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू की आगे वही आपको लिखना था। तो ये भी जो है एकदम ईजी क्वेश्चन था, आप इसको आराम से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है कि अगेन इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है। देयर आर 2 or 3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन नंबर्ड 1 and 2. You have to take the 2 or 3 statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statements disregarding commonly known facts, और चूज मल्टीपल आंसर्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका मल्टीपल आंसर वाला है भी है, जैसे आपने देखा था एक क्वेश्चन था उसमें भी आपके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, वैसे इसमें भी आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे स्टेटमेंट पे हम सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट क्या है, नो सीट इज पेपर। तो हमने क्या बनाया, ये सीट है हमारी और ये एक भी सीट जो है पेपर नहीं, तो दोनों हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अगला क्या है कि ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऑल पेपर्स आर बुक्स, तो हमें कुछ इस तरह से बना लेंगे, ऑल पेपर्स आर बुक्स। हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये जो है इसमें थोड़ा सा ओवरलैप भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता सीट और बुक के बारे में। कंक्लूजन हमारा क्या है कि सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स आर बुक्स, बिल्कुल हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि सम पेपर्स जो है वो बुक हैं। ठीक है, और अगेन जो है सम पेपर्स आर नॉट सीट्स, तो यहाँ पर जो है सम पेपर्स आर नॉट सीट, तो वैसे तो एक्चुअल में पूरा पेपर जो है वो सीट नहीं है, बट हम ये भी बोल सकते हैं जब पूरा नहीं है तो कुछ पेपर भी सीट नहीं होंगे। ठीक है, हमारे जो है दोनों कंक्लूजन यहाँ पर सही है, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है और सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का ये होगा कि यार जब हमारा सम पेपर सीट नहीं है तो कुछ जो हम इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो है सम जो है सीट हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं कंक्लूजन निकालेंगे। जब हमारा हमें चीज़ बोल सकते हैं ना कि हमारा जो है ऑल पेपर्स जो है सीट नहीं है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि ऑल पेपर सीट नहीं है, जो जितने भी पेपर हैं वो सीट नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे कुछ पेपर हैं वो सीट नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सीट है हमारा
वो हमारा एक पेपर नहीं, या फिर एक पेपर हमारा सीट नहीं है। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सम पेपर्स आर नॉट सीट, ये भी हमारा करेक्ट है। और सम पेपर्स आर बुक्स, वैसे तो हमारा जो है ऑल पेपर्स आर बुक, बट हम ये भी बोल सकते हैं कि सम पेपर्स आर बुक्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अब जो है आपका आज की जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। स्टेटमेंट वन है ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। तो इससे क्या हमें मिलेगा, एक रिलेशन मिल सकता है, बिल्कुल। ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि जो हमारा ए है क्या है, ये सन है बी का, तो बी क्या हो सकता है, पेरेंट। अब पेरेंट में आपका जो है ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा कि ये जो है फादर है या फिर ये मदर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ। अगेन जैसे हमने वाई स्क्वायर इक्वल्स 25 लिखा था, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 5 आई थी, हमें जो दो वैल्यूज मिली थी, हमने जो है वहाँ पर उसको ये चीज़ बोला था कि आपकी जो है एक ही कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ पर अगेन हमें दो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अभी हम इस कंक्लूजन पर नहीं आए कि हमारा जो है स्टेटमेंट वन से आंसर मिल रहा है, हमें स्टेटमेंट वन से जो आंसर नहीं मिल रहा है। हम सेकंड का चेक करें, क्या जो है सेकंड वाले को इंक्लूड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सेकंड हमारा क्या है, बी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एज ग्रैंडफादर। ये तो आपको क्लियर है कि ये क्या है, सन है, और उसके ग्रैंडफादर का जो डॉटर इन लॉ है, यानी कि ये बी क्या है, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ आ गई है, इसका मतलब कि ये जो बी है क्या है, मदर है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू है, इन दोनों को जब इंक्लूड कर रहे हैं तब हमें एक जो है एक आंसर मिल रहा है, जो कि हमें ये बताएगा कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो हमारा जो सी वाला ये सही होगा, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पर क्या है कि ग्रैंडफादर है, उसका जो है एक यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, और इसका जो ये क्या है, डॉटर इन लॉ है बी, ठीक है। तो अगेन जो है आपको ये चीज़ पता लग गया कि ये क्या है, बी क्या है, लेडीज़ है, ठीक है। तो बी जब लेडीज़ होगी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि बी क्या है, मदर होगी। अगर जो है बी क्या होता, बी आपका एक कोई पर्सन होता, कोई जो है मेल होता, तो आपका क्या हो जाता, यहाँ पर एक फादर हो जाता, ठीक है। तो आई होप ये जो भी जितने क्वेश्चन थे अभी तक 11 क्वेश्चन थे हमारे, और वैसे तो 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बट मेरे पास अभी 11 क्वेश्चन है, तो मैंने इनको सभी को डिस्कस कर लिया है, और आई होप आपको सभी के सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जो है प्लेसमेंट की जर्नी में मैं जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोज आएंगी ऐसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।